Hello everyone, welcome back to Economy by Prabhu. In our last video on ratio analysis part 1, we decoded liquidity ratios like current ratio and quick ratio. If you missed it, then please go and cover it first. Today is part 2 and we are leveling up to solvency ratios. So without further ado, let's get started. सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे पास में चार तरह के रेशियो होते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो हमको आज चार रेशियोज कवर करने हैं। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे कि डेट टू टोटल एसेट रेशियो को कुछ बोर्ड्स में टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा इसमें चेंज क्या आ जाएगा, जब हम डेट टू टोटल एसेट बोलते हैं तो हम डेट को न्यूमरेटर में रखते हैं और टोटल एसेट को नीचे डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि टोटल एसेट टू डेट का रेशियो बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, टोटल एसेट को ऊपर रखेंगे और डेट को नीचे रखेंगे और फिर आप अपना रेशियो कंप्यूट कर देंगे। ठीक, अच्छा, लास्ट एंड पे जो हमने रेशियोज पढ़े थे उसमें दोनों ही आंसर कैसे आते थे, प्योर फॉर्म में, मतलब ए रेशियो बी के फॉर्म में। करेक्ट। यहां पे जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताना चाहिए कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये आता है टाइम्स के फॉर्म में, मतलब 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स। एंड जो प्रोप्राइटरी रेशियो है इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बाकी कैसे होंगे, बाकी क्या होंगे, वो प्योर फॉर्म में ही अभी भी एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात मेरी याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ में। तो देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। जैसा नाम बता रहा है कि डेट का इक्विटीज निकालना है। डेट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। जब भी हम डेट वर्ड बोलेंगे तो हम समझेंगे लॉन्ग टर्म डेट के बारे में बात हो रही है, हम शॉर्ट टर्म डेट को नहीं लेंगे। विच मीन्स कि हम नॉन करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, ना कि करंट लाइबिलिटी की। ठीक है, तो देखिए फिर लिखा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड में हमें पता है क्या क्या चीजें आती हैं। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमने तीन चीजें लिख रखी है बैलेंस शीट के अंदर। शेयर कैपिटल लिखी है, वो इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। इसके अलावा हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख रखा है। और क्या होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, लेकिन ये यहाँ पे होगा नहीं। तो सिर्फ दो चीज हमारे काम की है, शेयर कैपिटल भले ही वो इक्विटी हो भले ही वो प्रेफरेंस हो, दोनों, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये तीन चीजें मिला के क्या बनती है, शेयर होल्डर्स फंड। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेट टू इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि लॉन्ग टर्म में हम डेट्स को अपने फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, उनको पे बैक कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा, सिंपल, शॉर्ट टर्म चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस अगर जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। और इसको निकालने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे फॉर्मुला दे रखा है कि नॉन करंट एसेट में करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल। अगर आप करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटी को लेस कर देते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स फंड। अगर इसका हमें जहां जहां नीड पड़ेगा वहां आप इसको यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहले हमको पढ़ना है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें हमें ऊपर रखना है डेट और नीचे रखनी है इक्विटी। तो देखिए हमको क्या क्या डेटा दे रखा है। हमें शेयर कैपिटल गिवन है 1 लाख रुपीज की, हमको जनरल रिजर्व दिया है 70,000 का और हमें सरप्लस दे रखा है। सरप्लस मतलब क्या होता है, बैलेंस इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो वो हमको 30,000 दे रखा है। क्या ये रिजर्व है, क्या ये सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल तीनों ही चीजें क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड। यानी ये हमको टोटल क्या दे रखा है, शेयर होल्डर का फंड। फिर आगे कह रहा है 7% डिवेंचर्स, क्या ये लॉन्ग टर्म के नेचर के होते हैं, आंसर इज यस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये भी लेंगे, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेंगे, नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या मानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी है। ठीक है, इसको हम करंट लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, तो इसको नहीं लेंगे। मतलब 10,000 को छोड़ करके बाकी ये दोनों ले लिए जाएंगे। तो देखिए जरा इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमको क्या बताना है, हमको लिखना है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट का मतलब हमेशा मान के चलिएगा कि लॉन्ग टर्म डेट है और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि डेट हमेशा लॉन्ग टर्म लिया जाएगा और इक्विटी में हम लोग शेयर होल्डर्स फंड लेंगे। तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट की वैल्यू में क्या क्या चीजें आएंगी, सर डेट की वैल्यू में 7% डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 75,000 प्लस 25,000, ये दोनों लॉन्ग टर्म डेट है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो इसकी जगह पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 75,000 प्लस 25,000। तो इसमें ऊपर आ जाएगा हमारा डेट का पोर्शन। ठीक है, और नीचे देखिए, नीचे हमें क्या क्या देवन है। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए हमने बोला देखा था अभी कि इसमें तीन चीजों को ऐड करना था। कौन कौन सी,
1 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल, 70,000 का जनरल रिजर्व और 30,000 का सरप्लस। तो इनको जब आप ऐड करेंगे सबको, तो ऐड करने पे क्या आएगा, 2 लाख आएगा। ठीक है, आप इसको वैसे एडिशन आप शो करेंगे वर्किंग नोट बना करके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 लाख लिख रहा हूँ। तो ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, 1 लाख, और नीचे कितना आ रहा है, 2 लाख। तो इसका मतलब हो गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5, है ना। तो आप इसको आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 0.5:1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। क्या इसको 1/2 को हम 1:2 नहीं लिख सकते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, हमें बिल्कुल सिंप्लीफाई करना होता है कि नीचे नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नीचे 2 नहीं, नीचे 1 आना चाहिए। तो जब मैं इसको और कट करूंगा तो ये 0.5/1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी को क्या बना देंगे, इसी को हम अपना आंसर बना के लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा कि 1 लाख/2 लाख विच विल बी इक्वल्स टू 0.5:1। आई होप समझ में आया, सिंपल सा था। ठीक है, बस आपको ये फिगर आउट करना होता है कि हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, कैपिटल और डेट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 3 लाख का, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है 1 लाख का, आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 1,30,000 का, और आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है 40,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 70,000 का। काफी चीजें दे रखी हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, क्या शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है। द आंसर इज यस। आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। ठीक है, क्या उसके अंदर जनरल रिजर्व भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर, जनरल रिजर्व आएगा। क्या उसके साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, हाँ ये रिजर्व है, बिल्कुल आएगा। क्या उसके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी आएगा, बिल्कुल आएगा। पीएनएल का पॉजिटिव बैलेंस आएगा। अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा कहीं पे तो हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख प्लस 1,30,000 5,30,000, 530 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 6 लाख, और 40,000, तो टोटल हो जाएगा 6,40,000। तो हमारे शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू कितनी आ गई है, 6,40,000 रुपीज। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमें दूसरा क्या चाहिए होता है, हमें दूसरा चाहिए होता है टोटल डेट, है ना। हमें डेट चाहिए होते हैं, और डेट्स हमें कैसे चाहिए होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के। तो देखिए जरा डेट्स में क्या क्या चीजें गिवन है। डेट्स में हमको गिवन है लॉन्ग टर्म लोन, और हमें गिवन है डिवेंचर्स 4,50,000 और 350, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 लाख। क्या करंट लाइबिलिटी को लेंगे हम लोग डेट्स में, लॉन्ग टर्म के नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे 350 प्लस 450 दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 350 प्लस 450, दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 8 लाख का डेट। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, ये सेम ही चल रहा है सीरीज, हमको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी का रेशियो निकालना है। डेट कितना है सर, 8 लाख का, और इक्विटी कितनी है, 6,40,000 की। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास में आंसर आएगा 1.25:1। 1.25/1 आ रहा है, तो इस अपॉन 1 को हम क्या लिख देंगे, हम ऐसे लिख देंगे 1.25, और फिर हम लिखेंगे रेशियो 1। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा है, देखिए कह रहा है करेंट रेशियो 1.5:1 है, वर्किंग कैपिटल 60,000 गिवन है आपको। ठीक है, और इन्वेंट्री दे रखी है 30,000। वर्किंग कैपिटल मतलब आप समझते हैं ना, लास्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी क्या होता है, हमारा वर्किंग कैपिटल। तो इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है, टोटल एसेट्स दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इन्वेंट्री दे रखी है, और टोटल डेट्स दे रखे हैं। आपसे मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स का फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी बनाती हैं। ठीक है, और नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, टोटल एसेट्स बनाती हैं। टोटल एसेट्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं डेट वर्ड बोलता हूं, सिर्फ डेट। ठीक है, तो डेट मतलब अगर मैं टोटल डेट की बात कर रहा हूं तो डेट मतलब हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल डेट की, टोटल कितना पैसा आपने कर्जा ले रखा है, तो नॉन करेंट और करेंट दोनों आ जाएंगे। क्या इसमें शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मुझे शेयर होल्डर फंड निकालना हो तो क्या कह सकते हैं कि टोटल एसेट से, मतलब इन दोनों वैल्यू से, क्योंकि इसका सम और इसका सम इक्वल होता है ना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि शेयर होल्डर्स फंड, मैं कहना चाह रहा हूं कि शेयर होल्डर्स फंड
नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को मिला करके जो वैल्यू आती है वो किसकी इक्वल होती है, वो नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स यानी एसेट साइड की टोटल की इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों बता दी, मतलब आपको मैंने टोटल एसेट दे दिया और मैंने आपको टोटल डेट दे दिया, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी, तो क्या आप टोटल एसेट से टोटल डेट को माइनस करके आप शेयर होल्डर फंड निकाल पाएंगे? ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आगे कहीं पे अगर यूज होगा तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। किसको, किसे, टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटी को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले दे रखा है इन्होंने वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इन्होंने दे रखा है जो कि है 60,000 का। ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है सर? करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। बहुत सही। करंट रेशियो कितना दे रखा है 1.5 के, मैं कह सकता हूँ कि 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये सर आप बिल्कुल कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए जरा, करंट लाइबिलिटी 1.5 के पास मल्टीप्लाई करने जाएगा और 1 सीए के पास में चला जाएगा, तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं बोल सकता हूँ कि 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं आप। वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। इस रिलेशन को जरा यहाँ पे लेकर के आइए आप। करंट एसेट्स कितनी है आपकी 1.5 सीएल और करंट लाइबिलिटी क्या है सर? वो तो करंट लाइबिलिटी है 1, उसमें तो कोई वैल्यू नहीं थी आगे, जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 1.5 सीएल माइनस 1 सीएल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। क्या आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है? बिल्कुल 60,000 दे रखा है। तो जो 60,000 के पास ये जो 0.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या ये 0.5 डिवाइड होने जा सकता है? बिल्कुल सर डिवाइड होने जा सकता है, तो इसको 0.5 को डिवाइड करने भेज दीजिए। और जैसे ही इसको मैंने डिवाइड करा तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई? करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई 1,20,000। ठीक है, तो मुझे यहाँ से मेरा करंट लाइबिलिटी मिल गई कि करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ रही है 1,20,000। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आई होप इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो हम लोगों ने अभी पूरा करा है ये फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू निकालना सीखा था। अगर हमको करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल दिया हो तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करा है टोटल, इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब देखिए आगे क्या होता है, हमको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि डेट्स हम कैसे लेते हैं। डेट्स हम अज्यूम करते हैं कि डेट कौन से आएंगे, लॉन्ग टर्म वाले आएंगे। ठीक है, टोटल डेट 160 का हमको गिवन है। ठीक, करंट लाइबिलिटी 120 की है। टोटल डेट कब आया होगा? टोटल लाइबिलिटी मतलब टोटल डेट कब निकला होगा? जब हमने नॉन करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी को ऐड कर दिया होगा। आपको टोटल डेट पता है 1,60,000 का। ठीक है, आपको करंट लाइबिलिटी पता है 1,20,000 का। आपको नॉन करंट लाइबिलिटी निकालनी है, निकल आएगी बिल्कुल। ये जो 1.2 लाख यहाँ पे ऐड हो रहा है ये वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। इसको सही सही से कैसे लिखेंगे तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, आप पहले एग्जाम में वहां पे लिखेंगे कि टोटल डेट किसके बराबर होते हैं। टोटल डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट से हम क्या लेस करते हैं, करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म डेट मतलब वही नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और फिर हमको लॉन्ग टर्म डेट चाहिए तो लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल डेट्स है इससे एक करंट लाइबिलिटी जाकर के माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे कितने दे रखे हैं 1,60,000 के, और हमारी करंट लाइबिलिटी हमने अभी कैलकुलेट करी है 1,20,000 की, तो उसको लेस कर दीजिए। तो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स कितने आ गए 40,000 के। आई होप इतने में भी आपको कोई इशू नहीं है। एक मिनट, 160 120 40, हाँ ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, शेयर होल्डर्स फंड। क्योंकि डेट टू इक्विटी के लिए डेट तो आ गया है लेकिन अभी हमारा शेयर होल्डर्स फंड कंप्यूट नहीं हुआ है। तो देखिए शेयर होल्डर्स फंड के लिए हमें क्या क्या डेटा गिवन है। शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए हमें टोटल एसेट पता है और हमें टोटल डेट पता है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम टोटल एसेट से टोटल डेट को लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स फंड मिल जाता है। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। टोटल एसेट्स आपको कितनी गिवन थी, टोटल एसेट्स आपको गिवन थी 2,20,000 की, गिवन थी 2,20,000 की, और टोटल डेट कितना है 1,60,000 का। तो 2,20,000 माइनस 1,60,000
तो आपको 80,000 को क्या गिवन है, 80,000 आएगा, नहीं 60,000 आएगा, सॉरी, इसका आएगा 60,000। तो आपको 60,000 का क्या गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है डेट टू इक्विटी का, डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला नाम ही से बता रहा है हमको कि डेट अपॉन इक्विटी। मैं अब इसको रिमूव कर सकता हूं, ये हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, ठीक, तो डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेट टू इक्विटी फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। हमको डेट अभी पता चला 40,000 का, और हमको इक्विटी पता चली 60,000 की। तो 40/60 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.6666 करके आएगा आंसर। तो इसको हम लेंगे 0.67:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। और ये हमारे वर्किंग नोट्स। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ। नेक्स्ट रेशियो हमारा क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उसका नाम है डेट टू टोटल एसेट्स। ठीक है, जिसको मैंने बताया कि कुछ लोगों के बोर्ड्स में क्या दिया होगा, टोटल एसेट टू डेट दिया होगा, तो आपके में जो दिया होगा आप उसको न्यूमरेटर में ऊपर रखेंगे। डेट टू टोटल एसेट क्या कहता है कि डेट को ऊपर रखिए और टोटल एसेट्स को नीचे रखिए। ठीक है, अब डेट का मतलब क्या है, जो यहाँ पे डेट था मतलब लॉन्ग टर्म डेट, तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही रहेंगी। ठीक है, और टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, टोटल एसेट्स का मतलब ये है कि करंट एसेट्स भी हैं, नॉन करंट एसेट्स भी हैं। ठीक है, अब ये कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्योर फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे 2:1 इन्होंने क्या दे रखा है कि जैसे इसका ये आइडियल रेशियो है, 2:1 अच्छा माना जाता है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, डेट टू टोटल एसेट्स के रेशियो में, तो देखिए हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें उसने क्या क्या चीजें दे रखी हैं। हमको गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमको गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, टोटल डेट्स, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट टू टोटल एसेट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमको लॉन्ग टर्म डेट्स पता होनी चाहिए, है ना। हमें पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स, हमको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकलेगी, लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए मैं क्या करूं, टोटल डेट्स में से जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उनको हटा दूं, तो मुझे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स जिसको हम बोल रहे हैं वो मिल जाएगा। तो आपको टोटल डेट्स पता है, टोटल डेट्स कितने गिवन है आपको, सर टोटल डेट्स हमको गिवन है 18,50,000 के। ठीक है, तो आप 18,50,000 ले लीजिए, हम लोग इसको मार्क भी करते हैं, हमने टोटल डेट्स ले लिया 18,50,000 का, 18,50,000। ठीक है, माइनस, इससे हम क्या क्या लेस कर दें, हम इससे शॉर्ट टर्म वाली जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको लेस कर दें, जैसे कि ट्रेड पेबल्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए और बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया। तो 140, 25 और 85 ये तीनों वैल्यूज लेस हो जाएंगी। माइनस 1,40,000, माइनस 25,000, माइनस 85,000। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने पे आंसर आएगा 16 लाख। ठीक है, 16 लाख का आपका क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म डेट्स आ रहा है। अब हमें और क्या चाहिए इसके लिए, हमने डेट तो निकाल लिया, अब हमको चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या आता है, टोटल एसेट्स में आपकी नॉन करंट एसेट्स भी आती हैं और करंट एसेट्स भी आती हैं। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये फिक्स्ड एसेट है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और ये करंट एसेट है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एसेट्स। तो 16 लाख और 2 लाख और 7 लाख 60,000, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। 16 लाख प्लस 2 लाख प्लस 7 लाख 60,000, इसको आप ऐड करेंगे 16 टू 18, 18 और 7 60 तो 25 60, 25,60,000। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है डेट टू टोटल एसेट का, डेट टू टोटल एसेट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है जैसा नाम बता रहा है डेट अपॉन टोटल एसेट, डेट लॉन्ग टर्म वाली अपॉन टोटल एसेट्स।
ठीक है, आपको डेट कितना गिवन है? डेट हमने निकाला है 16 लाख का, और टोटल एसेट्स कितनी आई है? 25,60,000 की। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 0.625। तो इसको हम लिखेंगे 0.625 और नीचे 1 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा रेशियो 1। 0.625 रेशियो 1। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें जो है वो हिडन वाली बहुत अच्छे से ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा वाला है, बाकी क्वेश्चन ये भी सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। तो चलिए एक बार देखते हैं, रीड करते हैं क्या क्या डेटा हमको गिवन है। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 22,20,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि कितना पैसा इन्होंने लगा रखा है। आपने कैश फ्लो पढ़ रखा है ना? कैश फ्लो से जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो फाइनेंस करने के लिए उसमें एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती थी। तो पैसे लाने के दो सोर्सेज वहां पे हम क्या पढ़ते थे कि एक तो होता है कि शेयर्स के बिहाफ पे जो आता है, मतलब जो शेयर होल्डर्स का पैसा होगा, शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा लगाया, या मैं इसको शेयर होल्डर्स के पैसे को क्या मैं इक्विटी बोल सकता हूँ? ये सब बिल्कुल बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता था? दूसरा होता था आपका बोरोइंग। आप जितना पैसा बोरो करके लाए हैं, तो बोरोइंग को क्या मैं डेट बोल सकता हूँ? हाँ, डेट। तो क्या मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूँ कि इक्विटी और डेट इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? कैपिटल इंप्लॉयड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोगों ने देखा था कि पैसे लाने के दो तरीके होते हैं, शेयर्स, शेयर्स मतलब इक्विटी, और बोरोइंग मतलब डेट। तो क्या इक्विटी और डेट मिलाकर के कैपिटल इंप्लॉयड बनता है? हाँ। ठीक है, तो इस बात को जरा 2 मिनट आप ध्यान रखिएगा, अभी हो सकता है इसका आगे हमें यूज करना पड़े। और हमको क्या दे रखा है? करंट लायबिलिटी दे रखी है। ठीक है, फिक्स एसेट्स दे रखी हैं हमको, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, फिक्स एसेट ग्रॉस दे रखी है। ग्रॉस मतलब आप समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मशीन है जो कि 1 लाख की खरीदी गई थी, ठीक है, और उसके ऊपर 20,000 का डेप्री लग गया है। तो आज उसकी नेट फिगर कितनी है? नेट फिगर है उसकी 80,000। 20,000 का क्या है? डेप्री है। और 1 लाख क्या है? उसका ग्रॉस अमाउंट है। ठीक है, मतलब बिना उसमें एडजस्टमेंट करे। तो हमको जब एसेट लेनी है तो हम नेट एसेट लेंगे कि हम ग्रॉस लेंगे? सर हम नेट लेंगे। इसका मतलब हमें ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ग्रॉस वैल्यू से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो हमको नेट फिगर मिल जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला वही डेट टू टोटल एसेट वाला, ये सेम फॉर्मूला रहेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको फुल वर्ड्स का यूज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है D2TAR। आपको पूरा लिखना है, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, और फिर सामने LT की जगह लॉन्ग टर्म भी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या क्या यहाँ पे हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। सबसे तो पहले हमको चाहिए टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं पहले। टोटल एसेट्स क्या होती हैं सर? टोटल एसेट्स मतलब होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ठीक है, अब जरा इधर आइए। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी? देखिए जरा साथ में, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? नॉन करंट मतलब होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, करेक्ट? तो लॉन्ग करंट के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं? नॉन करंट के अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पे 2-3 चीजें मुझे दिख रही हैं। पहली बात तो फिक्स एसेट्स लेंगे, लेकिन वो ग्रॉस है, तो उसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। तो 15 लाख से आप 2 लाख घटाइए, कितना आ रहा है? 13 लाख आ रहा है ना, 13 लाख। तो 13 लाख की आपकी नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 7 लाख की। तो 15 लाख से 2 लाख कम करके 13 लाख की आपकी नेट फिक्स्ड एसेट आई, और 7 लाख की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 लाख की आपकी नॉन करंट एसेट्स आएंगी। क्या यहां तक आप मेरे साथ पहुंच पा रहे हैं कि नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है? आपकी नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू आ रही है आपकी 20 लाख। ठीक है, ये 20 लाख कैसे आया है? तो ये जितने भी पर्पल हाईलाइटेड चीजें इनको ऐड करके, क्या इनको एडजस्ट करके हमारा ये आया है। हमने फिक्स्ड एसेट्स लिया है, हमने डेप्रिसिएशन को लेस करा है, और हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी ऐड करा है। तो इसको करके हमें क्या मिला है? हमारा नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट्स पे भी आ जाते हैं। करंट एसेट्स के अंदर हम क्या क्या लेंगे? तो देखिए करंट एसेट्स के अंदर मुझे यहाँ पे दो ही चीजें दिख रही हैं सिर्फ। क्या क्या है वो दो चीजें सर? एक तो आपको ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा होगा,
ठीक है, और आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिख रहे होंगे, है ना। तो ये भी तो हमारा होता है करंट एसेट। ठीक है, ये भी करंट एसेट होता है। तो 2.5 लाख और 1.5 लाख, मुझे सिर्फ ये दो वैल्यू दिख रही है, तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 4 लाख का मिलेगा करंट एसेट्स। ये 4 लाख का आया है करंट एसेट्स। ठीक है, तो टोटल मिला करके कितना हो गया सर, टोटल मिला करके 24 लाख की टोटल एसेट्स हो गई। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, कि 20 लाख कहां से आया, 4 लाख कहां से आया, और दोनों को मिला के 24 लाख का हमारा टोटल एसेट्स हो गया है। अब हम निकालते हैं, हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड कितना है। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो दो तरह का पैसा लगा होता है, एक होता है शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स फंड्स, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेट का पैसा, जो लॉन्ग टर्म उधार लेकर के आए हैं। यही दो पैसे तो लगे होते हैं। तो मुझे शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, तो अगर मैं क्या कह सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर मैं डेट को लेस करूं तो मुझे शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। बिल्कुल सर, शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए मैं क्या करूं कि जो डेट यहाँ पे ऐड हो रहा है इसको मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के पास में लेस होने के लिए भेज दूं, तो मुझे शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। तो देखिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन था, 22,20,000 का गिवन था। यहाँ पे लिखे 22,20,000। ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म डेट्स कितने की गिवन है, तो देखिए लॉन्ग टर्म डेट्स हमें कैसे गिवन है। लॉन्ग टर्म डेट्स में आपको गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स हमको डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें और क्या चाहिए, हमें डेट चाहिए, हमें डेट की रिक्वायरमेंट है। तो डेट कैसे निकलेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कैपिटल इंप्लॉयड दिया हो, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में कितना पैसा लगा है, और वो पैसा कैसा होता है, दो तरह का हो सकता है। जो पैसा शेयर होल्डर से लगा रखा है, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, यही तो होता है। हमें ये फाइंड करना है। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड से शेयर होल्डर फंड को लेस कर दूं तो क्या मुझे डेट मिल जाएगा, ये सर बिल्कुल मिल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना गिवन था क्वेश्चन में, आप देख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन था 22,20,000 का। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, आपको 22,20,000 का क्या गिवन है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड कैसे आएगा सर, शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए आपको कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आती है, कैपिटल रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो है उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम ऐड करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस दे रखा है सरप्लस का 30,000 का, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस दे रखा है। देख रहे हैं आप, पॉजिटिव होता तो ऐड करते, तो ये दो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 10,50,000 और 2,40,000, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 12,90,000, और उससे 30,000 घट जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12,60,000। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हम 12,60,000 कम कर देंगे। अब ये 12,60,000 कहां से आया, तो उसके लिए आप ये ऑरेंज वाला यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा कि ये ऑरेंज फिगर है, ऑरेंज वाली जितनी भी चीजें उनको एडजस्ट करके क्या मिला है हमको, 12,60,000 मिला है। तो 22,20,000 से आप जैसे ही 12,60,000 को कम करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 9,60,000 की। ठीक है, 9,60,000 आपका क्या निकल के आया, डेट निकल के आया। अब देखिए, आपको डेट पता चल गया 9,60,000 का, और आपको टोटल एसेट पता चल गई 24 लाख की, तो रख दीजिए फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन टोटल एसेट। तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो में क्या हो जाएगा, डेट, डेट कितना है 9,60,000 का, और टोटल एसेट्स कितनी है 24 लाख की। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.04, और फिर आगे हम क्या लिख देंगे, रेशियो 1। ठीक है, पूरा करने पे डेसिमल वैल्यू आ रही है 0.04, तो 0.04 रेशियो 1, ये क्या है, ये इसका आंसर आ गया।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो पे। प्रोप्राइटरी रेशियो बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन असेट। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे इसको पी वर्ड से याद रखा था। पी मतलब क्या होता है? मटर होता है। तो पी ये मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू इक्विटी अपॉन एसेट। तो अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो आपको जैसे याद करना वैसे लर्न कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात क्या है कि आप इसको प्योर फॉर्म में यानी डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और इसको आप परसेंटेज फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे पहले इसका एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या है? इक्विटी अपॉन एसेट, है ना। तो देखिए जरा, इक्विटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं सर? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, मतलब शेयर कैपिटल भी आएगा और उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। ठीक है, तो 5 लाख प्लस 3 लाख, तो आपकी 8 लाख की क्या आ गई है? इक्विटी आ गई है। ठीक है, और आपकी टोटल असेट्स, एसेट्स में कैसे आएगा? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, 10 लाख प्लस 22 लाख, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 लाख। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन असेट्स। इक्विटी कितनी है सर? 8 लाख की, और एसेट्स कितनी है? 32 लाख की। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 0.25। और आप इसको और क्या लिख सकते हैं? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंट बन जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 25%। ठीक है, तो इसके ये दो आंसर आएंगे। आप इसको प्योर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? 0.25 नहीं, प्योर फॉर्म का मतलब है 0.25:1। आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई भी इशू नहीं है। परसेंटेज में एक्सप्रेस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की ओर, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज 2:1। अच्छा, इन्होंने टोटल एसेट से डेट का रेशियो, टोटल एसेट टू डेट इन्होंने दे रखा है 2:1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये टोटल एसेट 2 है तो डेट कितना है? 1। ठीक है, हमें प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या चाहिए होता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, है ना। हमें क्या चाहिए होता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो मुझे इस फॉर्मूले से क्या निकालना चाहिए? मुझे इस फॉर्मूले से टोटल एसेट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए तो मुझे इक्विटी और एसेट दो चीजें चाहिए, और इस फॉर्मूले की हेल्प से मुझे क्या मिल पाएगा? टोटल एसेट्स मिल पाएंगी। ठीक है, इक्विटी तो नहीं मिल रहा है, एसेट मिल पा रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एसेट फाइंड कर लेता हूं। एसेट फाइंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेट को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए भेजना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेट। ठीक है, डेट कितना गिवन है? तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है डेट इज 5 लाख रुपीज। डेट इज 5 लाख रुपीज, तो डेट 5 लाख का दे रखा है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 लाख का, तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल एसेट हमारा 10 लाख का आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, यहां तक में आपको समझ में आया। ठीक, अच्छा अब आगे देखिए जरा, हमें और क्या गिवन दिया इन्होंने। इन्होंने कहा इफ, हाँ, इन्होंने बोला कि डेट 5 लाख है, इक्विटी इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। इक्विटी कितनी है? 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 25% ऑफ इक्विटी। ठीक है, मतलब पहले तो हम निकालें कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, उसका 25% करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिल जाएगा। अब बाद में इन्होंने दे रखा है कि नेट प्रॉफिट उस साल का 2 लाख था बिना टैक्स काटे, तो हमको टैक्स काटने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बोलते हैं। तो हमें 2 लाख से 2 लाख का 40% कम करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा सरप्लस। तो क्या हमारी, अगर हमको इक्विटी चाहिए होती तो इक्विटी में हम इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेते हैं और पीएनएल का सरप्लस भी लेते हैं, तीनों लेंगे। यानी यहाँ पे हमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो जरा देखिए। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इक्विटी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इक्विटी का मतलब लिख सकता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस।
ठीक है, जो भी आना चाहिए यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, या इसको हम बोल सकते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब सुनिए जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए उसने क्या बोला, वो क्या है, डेट का 0.5 टाइम्स। आपको डेट पता है ना 5 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 लाख का 0.5 टाइम्स। जिसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 लाख का 0.5 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 लाख। ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या है, कह रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी का 25% है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 25% ऑफ 2.5 लाख। ठीक है, तो 25% ऑफ 2.5 लाख निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 62,500। ठीक है, और इन्होंने हमसे बोला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, तो हमको प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है 2 लाख का, और टैक्स का रेट इन्होंने हमको गिवन है वो बता रखा है इन्होंने 40%। तो 2 लाख से हम 40% लेस कर दें, 2 लाख का 40% कितना होता है, 80,000 होता है। तो अगर हम 2 लाख से 80,000 को लेस कर देंगे तो हमको कितना वैल्यू मिलेगा, 1,20,000 का हमको वैल्यू मिलेगा। तो 1,20,000 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का जो सरप्लस पोर्शन है। ठीक है, तो एक मिनट, हम्म, तो प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस कितना आ रहा है, 1,20,000। ठीक है, ये कैसे आया, 2 लाख से 40% लेस करके, प्लस हमने क्या करा है 2 लाख का 60% कह सकता हूं मैं। ठीक है, अगर 40% टैक्स दे दोगे आप तो कितना बचेगा आपके पास में, 60% बचेगा ना, तो वो हमने यहाँ पे ऐड करा है। तो इन तीनों को आप ऐड कर लेते हैं, 250 प्लस 120, 250 प्लस 120 प्लस 62,500, तो इसका वैल्यू आ रहा है 432,700। ठीक है, 4,32,700, ये क्या आ रहा है आपका, ये इक्विटी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आती है मेन बात फॉर्मूले में पुट करने की। हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू इक्विटी अपॉन असेट्स टोटल। इक्विटी कितनी आई है सर, 432,700। ठीक है, और एसेट्स कितनी टोटल आपकी, 10 लाख की। तो इसका सामने मुझे वैल्यू दिख रहा है, कितना आ रहा है, 0.432, 0.432। और इसके बाद में फिर ये क्योंकि पूरा डेसिमल में आ गया तो हम आगे प्योर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, रेशियो 1। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या देख के रखा है। नेक्स्ट वाले में ये हमसे क्या कह रहा है, हमसे फिक्स्ड एसेट्स को कंप्यूट करने को बोल रहा है, अगर इसने हमको प्रोप्राइटरी रेशियो पहले से ही बता रखा है। तो जरा चलिए इसको देखते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, इतनी बार प्रोप्राइटरी रेशियो बोला तब तो याद हो गया होगा कि ये इक्विटी अपॉन एसेट होता है, पीईए। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो देकर रखा है 0.8। ओके, अच्छा, क्या हमको इक्विटी या एसेट में से इन्होंने कुछ भी दे रखा है, इन्होंने हमें इक्विटी के लिए डेटा दे रखा है। इन्होंने हमको क्या क्या डेटा दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, इन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, इन्होंने जनरल रिजर्व दे रखा है, और पीनल नहीं दे रखा है। तो मैं अगर इन तीनों को ऐड करूं तो सबको ऐड करने पे कितना वैल्यू आ रहा है, इन सबको ऐड करने पे 2 लाख आ रहा है। तो क्या 2 लाख की ही इक्विटी शेयर होल्डर्स की मतलब फंड हो गई, बिल्कुल हाँ। तो 0.8 इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन टोटल एसेट्स, हमें पता नहीं है, टोटल एसेट्स ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 0.8 नीचे आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख अपॉन 0.8, जिसका मतलब क्या है 2,50,000। 2,50,000 ये आपकी टोटल एसेट्स आ गई। तो टोटल एसेट्स हमारी मिल गई हैं, हमें क्या फाइंड करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड फिक्स्ड एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होती हैं सर, टोटल एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स, और भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी अलग, और नॉन करेंट एसेट्स हो गई जो बाकी की कुछ, और क्या होता है आपका करंट एसेट्स होता है। तो इसको मिला के टोटल एसेट बनता है। सर आपको टोटल एसेट पता है,
आपको इन्वेस्टमेंट्स पता है, आपको करंट एसेट्स पता है, तो आप फिक्स एसेट निकाल लीजिए। मतलब टोटल एसेट से इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। हमको पता है टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स है सर हमारी 2.5 लाख की। अब इसमें से हमको दो वैल्यू लेस करनी है। इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू गिवन है, 30,000, और करंट एसेट की कितनी गिवन है, 70,000। तो आप इससे 30 और 70,000 को लेस कर दीजिए। तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 1,50,000। और ये 1,50,000 क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया। ठीक, तो इसी के साथ में हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रेशियो पे, जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। इसको हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब बिना इंटरेस्ट और बिना टैक्स काटे जो प्रॉफिट होगा हम वो लेते हैं। और नीचे क्या लिख देते हैं, हम लोग इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस लिखते हैं जो कि फिक्स्ड नेचर के होते हैं। ठीक है, जो भी फिक्स्ड नेचर के इंटरेस्ट एक्सपेंस होंगे हम वो लेंगे। फिक्स्ड नेचर मतलब जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए, तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, तो वो वाले एक्सपेंसेस हम नीचे रखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, कह रहा है 12.5% का लोन है। 12.5% लोन का मतलब मैं कह सकता हूं कि 10 लाख के ऊपर 12.5% का इंटरेस्ट जाना है, तभी तो वो 12.5% का है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 10 लाख का 12.5% का मतलब होता है 1,25,000 रुपए। हमें कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हमको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। ठीक है, मतलब अभी इस वैल्यू से ये 1,25,000 नहीं काटे, तो हमको यही वाला तो चाहिए होता है, तो वो गिवन है हमको 5 लाख। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना गिवन है आपको, 5 लाख का, और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज कितना निकल के आया, 1,25,000 का इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, 4, और हम आगे क्या लगा देंगे, टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आया, 4 टाइम्स। आई होप आपको ये समझ में आया और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इशू या कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा आप देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 1,20,000 का, 12% लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं 20 लाख के, और टैक्स का रेट क्या है इनका, 20%। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो क्या माने कि इंटरेस्ट अभी नहीं कटा होगा, नहीं, इंटरेस्ट कट गया होगा, क्योंकि प्रॉफिट से सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में ही तो फिर उसके ऊपर टैक्स का प्रोविजन लेस करा जाता है, तब हमारा आता है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब पहले इंटरेस्ट कट चुका होता, तो अगर ये कह रहा है ये आफ्टर टैक्स है, मतलब मान के चलें टैक्स तो इसने बताया कि हमने काट दिया है पहले से, इसने इंटरेस्ट भी काट दिया होगा। ठीक है, यानी हमको दोनों का एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट है कितना। तो लॉन्ग टर्म डेट कितने का है, 20 लाख का, और 20 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 2,40,000। ठीक है, 20 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 2,40,000। तो 2,40,000 का इनका फिक्स्ड इंटरेस्ट का चार्ज आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट ये निकल के आया है लॉन्ग टर्म डेट पे। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 है। ठीक है, 40%। मुझे बताओ कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है, अग्री करते हो आप। 100% से अगर 40% घटा दिया है तो वो कितनी हो गई होगी, 60%। वो 60% हो गई होगी। ठीक है, इसका मतलब कि जो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू दे रखी है ये कितनी है, 60%। कैसे पता चला कि 40% टैक्स कट चुका है, 40% टैक्स करने के बाद में ये कितना बचा है, 60%। तो टोटल टैक्स का 60%, सॉरी टोटल प्रॉफिट का 60% जो है, प्रॉफिट का 60% हमको गिवन है 1,20,000। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे हम लोग पार्टनरशिप पैटर्न में पढ़ते थे कि अगर हमको एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, उसकी कैपिटल दे रखी है, तो उसको हम कैपिटल जो जो उसका शेयर है उसका रेसिप्रोकल करते तो हमें फर्म की टोटल कैपिटल मिल जाती थी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर लीजिए कि टैक्स करने के बाद का प्रॉफिट ये है जो कि 60% है, तो इंटू 100/60 उसका आप उल्टा मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो आप जैसे करेंगे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा।
कितना प्रॉफिट निकल के आएगा आपका? 2 लाख का। ये प्रॉफिट पता है आपका क्या आया है? ये प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स, क्योंकि आपने अभी टैक्स के पहले का फाइंड करा है कि टैक्स काट के 60% था, तो बिना टैक्स काटे कितना था? 2 लाख। यानी इसमें इंटरेस्ट भी कटा हुआ है, तो ये जो 2,40,000 का इंटरेस्ट था ये आपको एड बैक करना पड़ेगा। जैसे आप 2,40,000 का इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो 4,40,000, ये 4,40,000 क्या आया? ये आया है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अभी इंटरेस्ट के बिना और टैक्स के बिना, तो आपका ये आ रहा है 4,40,000। तो आपको एक तो फिगर ये मिल गई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,40,000, और आपको इंटरेस्ट का फिक्स पता है 2,40,000, है ना? तो अब आप निकाल लीजिए, आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा है? 4,40,000, और आपका फिक्स इंटरेस्ट का चार्ज कितना आ रहा है? 2,40,000। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 1.83 समथिंग। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1.83, और इसके आंसर कैसे दिए जाते हैं? टाइम्स के टर्म में, तो 1.83 टाइम्स, ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया। ठीक, तो यहीं पे हमारा जो है सॉल्वेंसी रेशियो फाइनली समाप्त होता है। और अब है आपके पास में एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क, ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको सॉल्व करिए घर में। आपको इसमें डेट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी, डेट टू टोटल एसेट और इंटरेस्ट कवरेज, आपको चारों फाइंड करने हैं, और नीचे यहाँ पे चारों के आंसर भी गिवन है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर का 3rd पार्ट।